हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अगर बात करें चैप्टर की तो एक मैथमेटिकल चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर। उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर। उससे पहले हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल। राइट, तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट किस तरीके से है डे टू डे लाइफ में, मार्क्स वाइज, है ना। तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मार्क्स, है ना, कि इस चैप्टर से मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। क्योंकि सच यही है कि अगर बता दिया जाए कि ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा तो आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स वाइज इसके इंपॉर्टेंस की, कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंट मार्क्स वाइज। ठीक है, तो अगर आप लास्ट 14 ईयर नीट का पेपर एनालाइज करो, लास्ट 14 इयर्स नीट में, है ना, तो मेरी पर्सनल एनालिसिस है उसके हिसाब से इससे आए हैं, इस चैप्टर से आए हैं 31 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आए आपके? 31 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप हर साल देखो तो इससे अराउंड 2 to 3, है ना, प्रिसाइजली 2 के ज्यादा पास है, 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, यानी कि ज्यादातर चांस है कि 2 क्वेश्चन आएंगे और अगर लक अच्छा रहा तो हमारे 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यानी कि 8 नंबर तो हमारा पक्का है, लगभग 8 से 12 मार्क्स तो हमारा पक्का अगर इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि 8 मार्क्स का सवाल है। अगर आप नीट की बात करें, अगर आप जेई की बात करें, जेई मेंस की जो पहले एआईपीएमटी नाम से हुआ करती थी, एआईपीएमटी नाम की, ठीक है, तो 12 इयर्स में जेई में इससे आए हैं अराउंड 18 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए आपके? 18 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि अगर हर साल अगर आप बात करो 18 क्वेश्चन, अगर आप एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर की बात करो तो अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, 1 से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करो 4 to 8 मार्क्स, ठीक है, तो कम नहीं होते हैं। अगर आप नीट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, नीट के हिसाब से देख रहे हो, तो आपके होंगे लगभग 8 से 12 नंबर का सवाल है। यानी कि 8 से 12 नंबर के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि ये चैप्टर हमने अगर सही से पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की, ये चैप्टर जो है मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो अगर आप डे टू डे लाइफ में बात करो कि डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने देखा हो थर्मोडायनामिक्स में हमने बात की थी कि भाई ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, ए से बी हमने रिएक्शन करवाया, बी बनेगा नहीं बनेगा, तो थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया कि बनेगा, है ना। मान लो उसने कहा भाई ग्रेफाइट को यानी कोयले को हम हाई टेम्परेचर प्रेशर दे, है ना, हीरा बनेगा कि नहीं बनेगा, थर्मोडायनामिक्स ने कहा कि बनेगा, है ना। लेकिन मिलियंस ईयर लगेंगे ये तो नहीं बताया ना, हम तो अभी कल रख के आए थे, है ना। मैंने तो थर्मोडायनामिक्स ने मुझसे बोला, जब थर्मोडायनामिक्स ने मुझसे बोला कि भाई अगर ग्रेफाइट को, है ना, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे और 75 तरह की कंडीशन होती है उस पे रखो, ठीक है, तो है ना फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, ग्रेफाइट से डायमंड बन जाएगा, यानी कोयले से हीरा बन जाएगा। मैंने सोचा मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा और मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। मैंने रात में रख के सोया और सुबह तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और मुझे पता चला कि थर्मोडायनामिक्स में तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स में ही मैंने आपको सही से पढ़ाया था। थर्मोडायनामिक्स में मैंने बताया था, याद करो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर, कि थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इतना बताता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना। ये नहीं बताता कि कितने साल में होगी, ये नहीं बताता कि आपके परदादा अगर लगा के होंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, है ना, कुछ 10 मिनट में होगी, 15 मिनट में होगी, ये सब नहीं बताता। ये सब कौन बताता है? ये सब बताता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। राइट, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये जो है हमें बताता है। केमिकल काइनेटिक्स कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। आप सबकी बात करें, आप सब में से मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, सोच के देखो, है ना, आपने किसी पेशेंट को टेबलेट दी, है ना, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से कि भाई अगर ये टेबलेट उसके पास जाएगी तो वहां अटैक करके कंपाउंड बनाएगी जिससे उसकी जान बच जाएगी। आपने दिया उसको टेबलेट, थर्मोडायनामिक्स से देखा कि भाई ऐसा हो तो रहा है, लेकिन 4-5 साल बाद होगा, वो तो 10 मिनट में उसकी जान चली जाएगी ना। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपने ऐड वगैरह भी देखे होंगे टीवी में कि भाई जो है बोला भाई इनो, है ना, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वो जितना भी लिखते हैं मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, 6 सेकंड में शुरू होता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो सब कैसे लिखते हैं कि भाई उन्होंने कोई कंपाउंड पर्टिकुलर दिया जो आपकी बॉडी में गई,
और आपकी बॉडी में कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया, कुछ ऐसी रिएक्शंस हुई तो 6 सेकंड में काम होने लग जाएगी, उनका ऐसा कहना है, ठीक है। और वो ऐसा कैसे कह पा रहे, थर्मोडायनामिक्स से नहीं, वो कह पा रहे केमिकल काइनेटिक्स से कि इस रिएक्शन की रेट आपकी बॉडी में जाके तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट करके ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इनो वाला एग्जांपल आपने देखा होगा। आप फार्मास्यूटिकल की कोई भी कंपनी उठा लो, है ना, आप सबको तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी जब आप बाद में पढ़ोगे। आप तो मेरे को बताओगे उल्टा कि कोई भी दवा वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं कितने पर्टिकुलर टाइम में ये क्या हमारे रिस्पॉन्स दे रही है, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कैसे आ रही है, हमारी केमिकल काइनेटिक्स से आ रही है। उसके अलावा जैसे हम कोई पैक्ड फूड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उस पर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या ऐसा वगैरह वगैरह 50 चीजें, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 2 दिन, 4 दिन, है ना, दूध वगैरह में। तो बेसिकली क्या होता है, उस पर जो अटैक करने वाले, है ना, कंपाउंड्स या कीटाणु जो भी है, मतलब जो उसको खराब कर देते हैं, डिग्रेडेट कर देते हैं केमिकल्स को, है ना, तो उस पर हम उस कंपाउंड में, जैसे हमने सपोज हमने आटा लिया या च्यवनप्राश लिया, सपोज कुछ भी ले लिया, खाने की चीज ले ली, है ना, तो हमारा कुछ दिन बाद खराब होगा, उससे बचाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं जो उसकी रक्षा करता है। तो रक्षा कैसे करता है, वो उस पर अटैक करने वाले रिएजेंट्स की जो उसको खराब करेंगे उनकी रेट को स्लो करता है। वो भी हमारी काइनेटिक्स से डील होती है कि कितने दिन लगेंगे, 6 महीने लग जाएंगे, अगर हमने ये वाला प्रिजर्वेटिव डाला तो वो उतनी रेट को स्लो कर देगा, और रेट को इतना स्लो कर देगा तो 6 महीने बाद खराब होगा। अगर आप थर्मोडायनामिक्स से देखो तो थर्मोडायनामिक्स तो आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि खराब हो जाएगा, कल खराब हो, परसों खराब हो, थर्मोडायनामिक्स टेंशन फ्री है, वो अपने आप को बस इतना बता रहा है खराब हो जाएगा और मस्त सोने चला जाएगा थर्मोडायनामिक्स। लेकिन कितने दिन में खराब होगा ये कौन बताएगा, आपका केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। तो ये तो हो गई हमारी केमिकल काइनेटिक्स की यूज, यानी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स, हमारा अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, यहां से लिखना शुरू करेंगे, है ना। पेन उठा लीजिए, पेन और पेपर तो मैंने पहले उठवा लिया था आपसे, है ना, स्माइल ही कर रहे होंगे अब तक तो आप। अब आप लिखना शुरू करिए, केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। Chemical kinetics is a branch of physical chemistry. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with rate of reaction. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with rate of reaction. Which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction. तो thermodynamics क्या है आपका, branch of physical chemistry. Physical chemistry which deals with rate of reaction and factors affecting it, and factors affecting rate of reaction, and factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction. तो branch of physical chemistry which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction, यानी ये फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या आप कह सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्या रेट होगी रिएक्शन की, है ना, क्या रेट होगी रिएक्शन की और कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, राइट। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताता हमारा कौन, केमिकल काइनेटिक्स बताता है। कौन बताता है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स बताता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ी थर्मोडायनामिक्स की बुराई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्मोडायनामिक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्मोडायनामिक्स tells only about feasibility of reaction or spontaneity of reaction. Thermodynamics tells about feasibility of reaction or spontaneity of reaction. It doesn't tell about time taking to complete it. It doesn't tell about time taking to complete the reaction. थर्मोडायनामिक्स की बुराई कर ली, संतुष्टि मिल गई, है ना। तो बेसिकली क्या थर्मोडायनामिक्स बता रहा है कितने टाइम में रिएक्शन पूरी होगी, ये नहीं बता रहा है कि भाई जो है ना, कि कितने मतलब जो है आपकी रिएक्शन पूरी होगी, है ना। थर्मोडायनामिक्स बता रहा है कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, पूरी होगी। थर्मोडायनामिक्स केवल इतना बता रहा है कि रिएक्शन पूरी होगी या नहीं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि रिएक्शन कितने देर में पूरी होगी, राइट। तो ये कौन बताता है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ये तो हो गई बात हमारी केमिकल काइनेटिक्स की। हमने नेक्स्ट पॉइंट थर्मोडायनामिक्स का देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये डील किसके साथ कर रहा है आपका, जो केमिकल काइनेटिक्स और डील किसके साथ कर रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील कर रहा है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे टोटल 3 टाइप की रिएक्शन होती है। टोटल कितने टाइप की रिएक्शन होती है? 3 टाइप की रिएक्शन होती है। पहला होता है आपका, लिखो आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लिखो आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस on the basis of time taking to complete it, time taking to complete it. तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा है किस बेसिस पे देख रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकिंग टू कंप्लीट इट, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इस हिसाब से रिएक्शन को हमने बांटा टोटल 3 कैटेगरीज में, ठीक है। पहला हमारा वेरी फास्ट, पहला हमारा वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा है हमारा वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो, ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो। और तीसरा हमारा मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, बहुत आसान है ना। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? जो बहुत फास्ट हो। वेरी स्लो मतलब क्या हुआ? जो बहुत स्लो। और मॉडरेट का मतलब क्या हुआ? जो मॉडरेट हो, है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। लिखना स्टार्ट करेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस। अच्छा, जब मैंने इसको 2 बार मिटाया होगा तो आपको ऐसी तो आई होगी ना थोड़ी सी। एक्चुअली ऐसा ना कि मेरी कोई भी लाइन किसी भी वर्ड को ऐसे कट करे ना, तो मेरे को पर्सनली मतलब साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट आता है कि ये अच्छा नहीं लिखा या अच्छा नहीं गया, तो मैं मिटा के लिखता हूं, है ना। अपने कॉपी में भी ठीक से लिखना, नोट्स बहुत अच्छा बना होना चाहिए, राइट। चलो, वैसे ऐसा तो अच्छा ही किया, है ना, हंसते रहना चाहिए। चलो ठीक है। तो पहला हमारा था वेरी फास्ट रिएक्शंस, तो क्या बहुत जल्दी जो कंप्लीट हो, तो लिखेंगे द रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस में लिखना स्टार्ट करेंगे द रिएक्शंस which takes very less time to complete it, है ना, to get completed. The reactions which take very less time to get completed. The reactions which take very less time to get completed. यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये कंप्लीट हो जाती है। किसमें कंप्लीट हो जाती है? कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में, प्लस सेकंड में या फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी आयनिक रिएक्शंस, इसकी एग्जांपल आप देखो। अगर आप एग्जांपल की बात करो वेरी फास्ट रिएक्शन की, तो आप देखोगे आयनिक रिएक्शन जितने भी होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? आपकी वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। आपके हैं आयनिक रिएक्शंस। क्या है आपके? आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एक्सप्लोजन वगैरह, कुछ एक्सप्लोजन भी हमारे क्या होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरी स्लो रिएक्शंस, तो वेरी स्लो रिएक्शंस में लिखोगे, है ना, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। द रिएक्शंस व्हिच टेक, है ना, which take the reactions which take years to get completed, which takes years to get completed. For example rusting of iron, for example rusting of iron, rusting of iron हो गया, rusting of iron हो गया। या आपसे बोला जाए कि जो है ग्रेफाइट टू डायमंड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, आपका ग्रेफाइट टू डायमंड भी है। मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, कई बार बहुत टाइम लग जाता है ग्रेफाइट टू डायमंड। आपको पता ना हीरा कैसे बनता है? कोयला हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रहता है पृथ्वी के नीचे, वगैरह वगैरह 50 तरह के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट से आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत टाइम लग जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी की बात करो तो बहुत सारे लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स इनके साथ डील नहीं करता। ये सही है, कर सकता है। अगर हम इनकी रेट निकालना चाहें कि कितने ईयर में कंप्लीट हुआ, बिल्कुल सही, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, है ना, ये हम बिल्कुल देख सकते हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस के लिए भी, वेरी फास्ट रिएक्शंस के लिए भी। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। वेरी फास्ट रिएक्शन हो चाहे वेरी स्लो रिएक्शन हो, केमिकल काइनेटिक्स इनके साथ डील तो कर सकता है, बट जरूरत नहीं है ना। जो रिएक्शन सपोज सालों साल लग जाएगा कंप्लीट होने में, है ना, मान लो 5 साल लग रहा है, 5 साल की बजाय 5 साल 1 दिन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब पड़ सकता है बट ऐसा नहीं पड़ता। वेरी फास्ट रिएक्शन जो 0.2 सेकंड में 0.3 सेकंड में हो रही है, उससे उसका रेट स्टडी करके हम क्या करेंगे? ऐसी रिएक्शन जो मॉडरेट हो, जैसे 1 मिनट में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है, आपकी दवा देने के बाद काम 6 सेकंड में शुरू हो रहा है कि नहीं, ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे? मॉडरेट रिएक्शन से डिसाइड करेंगे। तो इनकी स्टडी भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस की है? मॉडरेट रिएक्शन को ही हम क्या करें? अगर पढ़े केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू रीड करें तो हमें ज्यादा स्टडी से हमें ज्यादा फायदा इसी से मिलेगा
मॉडरेट रिएक्शन सही। फास्ट रिएक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएंगी, उससे कोई हमें खास फायदा है नहीं उनकी स्टडी से। और स्लो रिएक्शंस जो सालों में कंप्लीट हो रही है ना। सपोज जैसे आपने जो है ना अपने बेड के पास कहीं भी आपने जो है कोयला दबाया है ना, आपने लेक्चर देखा और कोयला दबा के रखा, रोज रोज आप उसको देख रहे हो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। उसका रेट वैसे भी आप नहीं देख सकते, मतलब देख सकते हो बट उसके लिए कोई खास फायदा नहीं है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस को हम नहीं देखते केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देख नहीं सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। रेट तो आप किसी की भी निकालो, इसकी भी रेट निकाल सकते हो, 0.1 सेकंड में हो चाहे 0.001 सेकंड में, रेट तो निकाल ही सकते हो, 2 साल में हो 4 साल में हो, है ना। तो रेट निकाला जा सकता है, स्टडी की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि इससे कोई खास बेनिफिट नहीं है, इसीलिए नहीं करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन की। तो केमिकल काइनेटिक्स is mainly concerned with this, मॉडरेट रिएक्शन से आपका केमिकल काइनेटिक्स कंसर्न्ड है ना। तो हम मॉडरेट रिएक्शंस की पढ़ाई करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ऐसे रिएक्शन जो मॉडरेट हो, फॉर एग्जांपल मॉडरेट टाइम में कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल आपका N2 गैस वेरी फेमस, कई बार पूछा गया आपके सीबीएसई में, हैबर्स प्रोसेस, है ना। आपको तो पता है रिएक्शन खूब इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का फॉर्मेशन NH3 गैस, ये आपकी क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन है। इसकी रेट की स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और इतनी देर से रेट लगा रखे हैं, ठीक है, कि रेट है, रेट ऐसा, रेट वैसा, है ना। अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं की, रेट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। बात इसलिए नहीं की क्योंकि रेट तो आपको पहले से मालूम है, नहीं मालूम है क्या? रेट आपको अच्छे से मालूम है ना। नहीं कहते हो आप ऐड देखते हो, है ना, क्या कहते हो आप? ऐड देखते हो, बजाज आलमंड ड्राफ्ट से बालों का कुछ करें ऐसा करके ऐड आता है ना। वो क्या करता है आपका तो हेयर है ना, जो आपकी हेयर फॉल होता है उसका रेट घटाता है। रेट है क्या? कोई भी चेंज जो विद टाइम हो रहा है ना। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले देखते हैं रेट क्या होता है। तो लिखेंगे रेट में लिखेंगे, रेट इज डिफाइंड एज, लिखिए, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी। रेट इज डिफाइंड एज change in any quantity. Rate is defined as change in any quantity with respect to time. Change in any quantity with respect to time. Rate is defined as change in any quantity with respect to time. अगर आप बात रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, है ना, इन केस ऑफ रिएक्शन लिखें, अगला लिखें, इसी में लिखेंगे, इन केस ऑफ रिएक्शन इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन प्रेशर। In case of reaction, it is change in concentration or change in pressure with respect to time. Change in concentration और change in pressure with respect to time. तो रेट क्या होता है? पहले आप जो अब तक आपने पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। जो आपने उसको एनालॉजी करते हुए चलेंगे हम आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपने देखी होगी कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो आपने v क्या लिखा, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आपका रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? अगर आप ऐसे लिखो तो ये आपका क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर आप एवरेज वेलोसिटी लिखते हो, अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, सपोज v एवरेज निकाल रहे हो, तो आप क्या कहते हो? अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल एवरेज निकाल रहे हो, तो आपका क्या है? आप कहते हो कि चेंज इन क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। तो किसी भी चीज का, जैसे आपका क्या हुआ, वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है? वेलोसिटी आपकी डिफाइंड है, वेलोसिटी डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का भी रेट ऑफ चेंज है, यानी कि चेंज इन आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट, और रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर आप बात करो कंसंट्रेशन की, अगर आप कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बात करो तो आपका डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका डिवाइडेड किया गया किससे? आपका मतलब जो कंसंट्रेशन चेंज उसको डिवाइड किया किससे? टोटल टाइम ड्यूरेशन से, ये आपका हुआ।
आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डीसी बाई डीटी से, बिल्कुल सेम एनालॉजी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। वैसे हम बात करेंगे अभी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है और आप चाह रहे हैं कि प्रेशर के टर्म में निकालें, तो प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी एवरेज रेट, एवरेज रेट। आप ऐसे तो निकालते हो एवरेज रेट, और ये हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अगर आप बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये तो आपका इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करो, रेट ऑफ रिएक्शन बात करो, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ROR भी लिखेंगे, ROR इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करो तो क्या हो जाएगा, सिंपली चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। इट इज एज सिंपल एज दैट। हो जाएगा आपका एवरेज रेट। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट निकालना है, तो हो जाएगा आपका dP बाई dt। अगर प्रेशर की आप बात करो तो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ये हो जाएगा आपका एवरेज, और ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस, राइट। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आप बात करें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात हो रही है, तो यूनिट बहुत आसान है निकालना, यूनिट बिल्कुल आसान है। आपका क्या है, ऊपर क्वांटिटी कंसंट्रेशन, नीचे क्वांटिटी टाइम, तो आपको पता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट है ना, और टाइम की यूनिट का इनवर्स, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ठीक है। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर, इन जनरल मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, या मोलर आप कहते हो जिसको, मोल पर लीटर या मोलर कहते हो जिसको आप, ठीक है। मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, या आप इसको मोलर सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो। आपका क्या है, मोलर है, क्या है आपका, मोलर। अगर आप प्रेशर के टर्म में डिफाइन करो तो हो जाएगा आपका, या फिर आप लिख सकते हो अगर प्रेशर के टर्म में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो प्रेशर की यूनिट टाइम इनवर्स, प्रेशर की यूनिट टाइम इनवर्स। और प्रेशर की यूनिट आपकी क्या होती है, एटीएम होती है। क्या होती है आपकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। क्या होती है आपकी, एटीएम होती है, और जाएगी आपकी सेकंड इनवर्स। तो रेट डिफाइन करना बहुत आसान है, ठीक है। रेट की यूनिट होगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हो, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हो तो होगा आपका मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर आप प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हो तो होगा आपका एटीएम पर सेकंड। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 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 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले लिखेंगे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि एवरेज रेट क्या होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अभी ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट है। हमारा एक रिएक्शन हम ले ही लेते हैं, रिएक्शन रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अभी हम रिएक्टेंट की बात नहीं करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आना कंसंट्रेशन घटेगा ना लगातार, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले तो जीरो था, पहले जीरो था, बाद में इंक्रीज करता हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हमने मान लिया, ठीक है। हमने कहा, सपोज हमने कहा कि भाई हमको रेट चाहिए किसी दो टाइम इंटरवल में, यहां पे हमारा टाइम है, यहां पे हमारा प्रेशर है, तो हमको यहां से यहां के बीच में हमने कहा कि रेट चाहिए। हमने इसको 0.1 मान लिया और हमने इसको 0.2 मान लिया। सपोज हमने कहा 0.1 से 2 के बीच आप रेट बता दो, है ना। तो आपका होगा एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है, अच्छे से मालूम है। जब हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह निकालते हैं तो यही करते हैं, दो बड़ा ड्यूरेशन लेते हैं, उसके बीच निकालते हैं, यहां भी वही होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो रेट कैसे निकालते थे हम, ये हमारा कंसंट्रेशन है 0.2 पे, 0.2 पे हमने कंसंट्रेशन को मान लिया C2 और 0.1 पे हमने कंसंट्रेशन को मान लिया C1, ये हो गया हमारा C1।
और जो 0.1 पे हमारा टाइम है उसको हमने माना T1, और जो 0.2 पे हमारा टाइम है उसको हमने माना T2। ठीक है, तो आपको अच्छे से मालूम है जो आपका रेट है, यानी कि जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है या नहीं। एवरेज रेट इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी। ठीक है, चलो अब देखो बेसिकली कहने का मतलब रेट आपका क्या है, तो इतना सारा ग्राफ मान लो मुझे कोई आइडिया नहीं ग्राफ क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, पहले कभी पढ़ा है, मान लो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई बात नहीं करेंगे उस बारे में, कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हमको पता है कि भाई एवरेज रेट निकालना है, हमसे कहा भाई 0.12 के बीच का एवरेज रेट निकालना है, हमको कोई आइडिया नहीं क्या है कैसे नहीं है, बस हमको इतना मालूम है कि C1 पे 0.1 पे कंसंट्रेशन C1, 0.2 पे कंसंट्रेशन C2 था, और 0.2 पे आपका T2 टाइम, और 0.1 पे हमारा टाइम T1 था, इतना हमको मालूम है। चलो हम देखते हैं तो क्या भाई रेट कैसे डिपेंड होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो मुझे दिख रहा है कि C2 है, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो C1 है, इक्वल टू हमने लिखा T2 माइनस T1, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका एवरेज रेट C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। चलो ये हमको दिख गया। अब यहां से हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, हम बात ही नहीं करेंगे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से मालूम है कि अब देखिए अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को ऑब्जर्व करें, इस पर्टिकुलर लाइन को, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या है, C2 माइनस C1, क्या है आपकी C2 माइनस C1, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या है, C2 माइनस C1। और अगर आप इसको देखो तो ये आपकी T2 माइनस T1, सीधी सी बात है ना यार, अगर आप इस लाइन के आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने एवरेज रेट निकालने के लिए क्या किया है, आपने C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 किया है, यानी आपने इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दिया है ना, इस साइड से इस साइड को डिवाइड कर दिया। अगर इसको हम ज्वाइन करके ट्रायंगल ऐसे बनाएं और इसको हम थीटा लें, तो tan थीटा को हम क्या ले सकते हैं, tan थीटा को हम क्या ले सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका ये वाला है, ये वाली साइड है, परपेंडिकुलर है आपकी C2 माइनस C1, आपका बेस क्या है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो आपने परपेंडिकुलर बाय बेस किया, देखो आपको ये आ गया। तो tan थीटा आपने पहले भी पढ़ा हुआ रेट देता था, यहां भी हमारा प्रूफ हो गया है ना, हमको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एवरेज रेट आ गया, राइट, ये ट्रायंगल बना के एवरेज रेट आ गया। एवरेज रेट इज नथिंग बट आपका T2 से T1 है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज रेट के ऊपर। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में बोला, बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, अभी हम आगे इस पे और डिटेल में पढ़ेंगे खूब। हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई हमारा T1 इज इक्वल टू टाइम T इज इक्वल टू सपोज हमारे 2 सेकंड पे जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका 2 मोलर, क्या दिया हुआ आपको 2 मोलर, और T इज इक्वल टू आपका 5 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन है हमारा वो हमारा दिया, उसको आप C1, इसको आप C1 मान लो, इसको आप T1 मान लो, इसको आप T2 मान लो, इसको आप C2 मान लो। तो कंसंट्रेशन है वो हमारा सपोज दिया है 3 मोलर दिया है, आपसे पूछ रहा है आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करना है आपको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कितना आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। एवरेज कैलकुलेट करना है आपको, एवरेज रेट इज व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम T1। दिस कम्स आउट टू बी C2 इज इक्वल टू क्या, यहां पे आप 20 मोलर कर लो, सॉरी फॉर करेक्शन, ठीक है। तो यहां पे 20 मोलर है, 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपका टाइम क्या, T2 इज इक्वल टू 5 सेकंड और T1 इज इक्वल टू आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। आपने इसको किया, आपका आ जाएगा 18/3 इज इक्वल टू 6। यूनिट क्या होगी आपकी, कंसंट्रेशन की है मोलर, कंसंट्रेशन की है मोलर, और टाइम की है पर सेकंड, है ना, टाइम की है सेकंड और यहां नीचे पर सेकंड, तो हो जाएगा आपका 6 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका आंसर,
तो ये आ गया आपकी रेट, एवरेज रेट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा दूसरे टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है ना, ये भी हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और इधर हमारा है टाइम। हमने कहा भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इसी टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, इसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसी टाइम पे बताना है, तो अब आप इस तरह कुछ कर नहीं सकते चेंज, है ना। तो हमने जिस बड़ा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकलता है आपका स्लोप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, ऐसा करते हो आप, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है आपका, इस टेंजेंट इसका जो स्लोप होता है, यहां अगर आपने थीटा माना है, ठीक है, तो tan थीटा आपको क्या देता है? आपको tan थीटा देता है, आपको स्लोप देता है, आपको स्लोप देता है ना। और tan थीटा से आप रेट भी निकाल सकते हो। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, वो आपका क्या हो जाएगा? dc/dt हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। हमने कुछ अलग तो किया नहीं, हमने कहा भाई चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट चेंज इन कंसंट्रेशन मान सकते हैं कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत छोटा सा आपका टाइम चेंज हुआ होगा, जिसको आपने डीसी से रिलेट किया, है ना। आप जब ऐसा स्मॉल डी लिखते हो, आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा, स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ कि आपका बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चेंज आपका कंसंट्रेशन में अपॉन बिल्कुल छोटा सा चेंज आपका टाइम में। तो इंस्टेंटेनियस रेट आपने कैसे लिखा? dc/dt, किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो मान लो इसको आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे, तो कब नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मान लो हमसे बोला गया कि भाई पर्टिकुलर, हमने मतलब t = 2 सेकंड पे रेट बताना है, ठीक है। जैसे मान लो चले देखिए, तो मान लीजिए हमसे बोला, तो हमारा बेसिकली क्या हुआ? रेट अगर आपको निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, फॉर एग्जांपल आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू आपका dc/dt। ये किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम t पे हो सकता है ना, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे हो सकता है। अच्छा फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है, किसी कोई एक हमारा कंपाउंड है जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से। कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको दिया 30 - 15t - 3t², ऐसा कुछ दिया है, या आप ऐसे तो t² बस लिख लो, यहाँ पे t² लिख लो, इसको आप 20t कर लो, ठीक है। ऐसा है कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको, दिया हुआ आपका कंसंट्रेशन इक्वल टू 30 - 20t - t²। आपसे पूछा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट t = 2 सेकंड, और दूसरा दिया हुआ आपको t = 0 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, t = 2 सेकंड, दूसरा आपका t = 0 सेकंड, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे होगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, t = 2 सेकंड में पूछ रहा है, t = 0 सेकंड पे रेट पूछ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रेट बताना है, यानी उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट बताना है। यानी यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे? इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? इंस्टेंटेनियस रेट, t = 0 और t = 2। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। आपको पता आपसे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dc/dt, है ना, ऐसा दिया हुआ आपको, dc/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। आप इसका डिफरेंशियल लोगे, 30 - 20t - t² / t। रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसके इक्वल आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आ गया आपका, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर आप इसको आप एक मिनट
यहाँ पे प्लस करना है, वेट, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज वैल्यू निगेटिव में जाएगी, रेट कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। आगे उस बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए रिएक्टेंट नहीं ले रहे है ना, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये सब जो भी हमारी चीजें हैं पॉजिटिव निगेटिव वाली चीजें हमारा आगे आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से आप करोगे तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो आएगा आपका 20 माइनस यहां करोगे आपका आ जाएगा 2t, ये होगा आपका रेट, ये क्या आ गया आपका रेट आ गया, ठीक है, इस तरह का आ गया आपका रेट आ गया, ठीक है, ये रेट आ गया। आपसे पूछ रहा है रेट कब तक पूछ रहा है आपसे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे और t इक्वल टू 0 सेकंड पे। तो आप देखो पहला t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो रेट इक्वल टू आएगा 20 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। और आप जो है t इक्वल टू 0 सेकंड पे देखो, t इक्वल टू 0 सेकंड पे अगर निकाल दो आप रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 20 माइनस 2t, t की वैल्यू आपकी आएगी 0, यहां पे आएगा आपका 20 मोल पर लीटर पर सेकंड, राइट, ये आ जाएगा आपका t इक्वल टू 0। और ये भी याद रखें t इक्वल टू 0 पर जो रेट है, आप रेट है जो आपका t इक्वल टू 0 पर जो रेट है उसको आप कह सकते हो वो इनिशियल रेट है ना। तो याद रखें कि इनिशियल रेट क्या होता है आपका, इनिशियल रेट भी एक आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में से कि इनिशियल रेट बताओ, तो इनिशियल रेट क्या होगी आपकी, इनिशियल रेट क्या है आपकी, इंस्टेंटेनियस रेट ही है dc by dt एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसी को क्या कहते हैं आप, इनिशियल रेट बोलते हो। क्या बोलते हो आप, इनिशियल रेट बोलते हो इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशियल रेट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वजह से बहुत कंफ्यूजन आ गया हमें, है ना। अभी हम क्या सोच रहे थे भाई यहाँ पे हमारा निगेटिव आ गया, मैं घबरा गया, आप भी घबरा गए होंगे, ऐसे तो कहीं भी निगेटिव आ सकता है या नहीं, निगेटिव कहीं भी आ सकता है। अब उस निगेटिव का कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे यहाँ निगेटिव आ गया, मैं घबरा गया, आप घबरा गए, राइट, ऐसे और भी निगेटिव आ सकता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। चलो देख लेते हो कैसे निगेटिव आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको पता है अगर दोनों का ग्राफ आप प्लॉट करो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो प्रोडक्ट का ग्राफ है वो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर आपसे रेट पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है ना, आपसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की रेट पूछ रहा है, इसको देखते हैं। जैसे मान लो यहां पे कुछ इस तरह का है, वैल्यू से करते हैं, यहां पे कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है आपकी दी हुई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है आपसे 20 मोलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंसंट्रेशन की यूनिट दी हुई है 2 मोलर, ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट दी 2 मोलर। यहां टाइम है आपका, टाइम यहां पे दे रखा हुआ आपको 2 सेकंड, और यहां पे जो आपको टाइम दे रखा हुआ दिया हुआ आपका 5 सेकंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी क्या होगा, आपको पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी बिटवीन 2 सेकंड से 5 सेकंड में पूछ रहा है। तो आप देख लो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन आपका 20 मोलर और इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 2 मोलर अपॉन फाइनल टाइम आपका 5 सेकंड और इनिशियल टाइम आपका 2, यह आ जाएगा आपका 6 मोल पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगर आपसे बात करें इसकी, है ना, इसको थोड़ा और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि यहां निगेटिव आने से मैं तो घबरा गया था, अब यहां फिर से निगेटिव आ जाएगा, फिर हम दोनों घबरा जाएंगे। देखते हैं क्या होगा आपका, यहां पे है इस तरह का, राइट, हमारा रिएक्टेंट है और हमारा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारा सपोज हमने यहाँ लिया 20 मोलर सपोज कर रहे हैं, और जो हमारा बाद का कंसंट्रेशन उसको हम लिए 2 मोलर, और हमारा इनिशियल टाइम है उसको लिया हमने 2 सेकंड, और हमारा फाइनल टाइम है वो हमारा है क्या 5 सेकंड। अगर आप यहां से रेट निकालो, ऐसा रेट तो है नहीं, अगर आप यहां से रेट निकालो सेकंड, ठीक है, तो अगर आप यहां से निकालो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि ये तो फॉर्म हो रहा है, आप समझ सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन, रिएक्टेंट क्या होता है कंज्यूम होता है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ले लो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ले लो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट पूछ रहा है आपसे, है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट पूछ रहा है, रिएक्टेंट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
रेट ऑफ कंजम्पशन आप रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट पहले ज्यादा होता है बाद में घटता है, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो कम होगा ना, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है 2 मोलर। कितना है आपका फाइनल कंसंट्रेशन, देखो पहले ज्यादा था बाद में घट के हुआ आपका 2 मोलर, तो यह आपका 2 मोलर, यहां पे आएगा आपका 2 मोलर माइनस आपका आ रहा 20 और टाइम है आपका फाइनल टाइम आपका 5 सेकंड और आपका इनिशियल टाइम आपका 2 सेकंड, ये तो आ रहा माइनस 18/3 है ना। मेरा तो दिमाग चकरा गया कि भाई अब रेट आ रहा है, रेट को निगेटिव हो नहीं सकता, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख ले यहां पे रेट इज क्या, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या करें हम, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए है ना हमको एक चीज अच्छे से समझ में आ गई कि प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट का जब रेट निकालेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे, तो प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन रिएक्टेंट क्या कर रहा है आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो जब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव करने नेगेटिव वैल्यू ना आए पॉजिटिव वैल्यू आए, इसीलिए रिएक्टेंट के केस में हमेशा यहां पे नेगेटिव साइन बाहर लगा देते हैं, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाए और अब क्या होगा, अब ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, अब ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा तो बाहर आपका नेगेटिव लगेगा। आप इसको नोट करें, इसको अच्छे से नोट करें, फिर हम आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, अब इसको नोट करिए। चलिए हम आगे देखते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब समझेंगे थोड़ा, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल, यहां से मान लीजिए ए से बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे बिल्कुल इनिशियल जो आपसे बोला जाए, ए का कंसंट्रेशन ए नॉट था और बी का कंसंट्रेशन 0 था, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए टी इक्वल टू टी पे ए नॉट में से एक्स यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो गई बी में, एक्स मतलब एक्स कंसंट्रेशन इसका कट गया और वो किस में कन्वर्ट हुई, आपकी बी में कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हुई, बी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, बी में कन्वर्ट हुई। अब होगा क्या, 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी बना रहा है, 1 मोल ऑफ ए इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ बी, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से x मोल टूटा, मतलब x मोलर टूटा, तो ये भी आपका x बनाएगा, ठीक है। अब फिर से बात कर लो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, तो रेट आपका बी क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, ये यूनिट्स बहुत, ये वर्ड्स बहुत ध्यान सुनना, ये वर्ड्स बहुत ध्यान सुनना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बोल सकते हैं इसको, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो इसको रेट ऑफ बी, डायरेक्टली रेट ऑफ बी भी बोलते हैं कई बार, रेट ऑफ बी, ये तीनों आपके इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, या रेट ऑफ बी, डायरेक्टली रेट ऑफ बी भी पूछ सकता है, ये इक्वल होगा किसके, है ना, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसा होगा, बिल्कुल बहुत ऑब्वियस है ना। और प्रोडक्ट है, मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट वाले में क्या है, प्रोडक्ट वाले में फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है, फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है, तो हम हमेशा यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, यहाँ निगेटिव साइन कहीं भी नहीं लगाते, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल x माइनस 0, x आपका फाइनल कंसंट्रेशन था और 0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था, अपन फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, दैट विल बी इक्वल टू x बाई t, ये आ गया आपका, ठीक है। अगर आप रेट, आप यहां पे देखेंगे रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिख सकते हैं क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है, या आप लिख सकते हो रेट ऑफ
कंजम्पशन ऑफ ए लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो रेट ऑफ ए। क्या लिख सकते हो आप? रेट ऑफ ए। ठीक है, इन तीनों का आप कैसे लिख सकते हो इक्वल? आपको पता है कि आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन आपका आएगा यहाँ पे टीएफ माइनस टी आई। आपको पता है रिएक्टेंट के केस में फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा, है ना? फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा? कम होगा, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, यानी रिएक्टेंट के एक्सप्रेशन में हमेशा यहाँ नेगेटिव लगेगा ही लगेगा, और ये बिल्कुल प्रॉपर रूल है। यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, यानी प्रोडक्ट के लिए ये होगा किसके इक्वल? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन रिएक्टेंट के लिए किसके इक्वल होगा? रिएक्टेंट के लिए होगा माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये बात हो गई एवरेज की। अगर आपसे बोला जाए इंस्टेंटेनियस बताओ, तो इंस्टेंटेनियस आपका क्या होगा? इसके लिए होगा आपका डीसी बाई डी टी और इसके लिए होगा आपका माइनस डीसी बाई डी टी। ये याद रखेंगे और इसको बाकायदा नोट भी कर लें। तो क्या देखो यहाँ पे माइनस लगाने से फायदा होगा, देखो कैसे हो रहा है। माइनस आपने बाहर रखा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना आपका? ए नॉट माइनस एक्स है, ए नॉट माइनस एक्स माइनस आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आपका? ए नॉट है, अपॉन टाइम देखो टी माइनस 0। यहां से आप करोगे कैलकुलेट तो आपका आएगा क्या? ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी, माइनस एक्स आपका हो गया प्लस एक्स, और रेट आपका प्लस में आना चाहिए, है ना? तो यहाँ भी एक्स बाई टी, यहाँ भी एक्स बाई टी। अच्छा, ये मैंने बहुत सिंपल सा केस लगे करवा दिया, इसमें कोई पंगा ही नहीं है इस केस में। अब पंगे वाला केस मैं आपको बताता हूं, इसको आप नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पंगे वाला केस ये है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे। अभी तक हमने बात सिर्फ इसकी की है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है या रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात ही नहीं की कहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। अभी आप सिंपली समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए 2a गिव्स b होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास 2a गिव्स b होता, समझिएगा ध्यान से। अब t इज इक्वल टू 0 पे हमने माना कि इसका कंसंट्रेशन ए नॉट था, इसका 0 था। t इज इक्वल टू t पे हमने माना कि इससे जो है 2x निकला, मान लीजिए 2x मोल निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बनाएगा आपका? x बनाएगा, क्योंकि इसका 2 मोल, इसका केवल 1 मोल बना रहा है। इसका 2 मोल्स, इसका केवल 1 मोल बना रहा है, तो इसका 2x आपका क्या बनाएगा? इसका केवल x मोल बनाएगा। इसका 2x क्या करेगा? इसका केवल x मोल बनाएगा। ठीक है, अब आप लिखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, इस तरह का कुछ भी मिल सकता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, या आप लिख सकते हो रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, है ना? कुछ भी मिल सकता है, राइट? फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना, बी का कंसंट्रेशन माइनस डीबी बाई, सॉरी ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, तो बी का कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा आपका? डीसी डिवाइडेड बाई डीटी। प्रोडक्ट के केस में तो अपने को क्या करना है? सिंपल, आपको कहीं भी, है ना, नेगेटिव नहीं लगाना, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव लिख ही लो आप। प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। बाहर हम पॉजिटिव खुद से लगा रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आपका प्लस डीसी बाई डी टी होगा। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना आगे, क्योंकि हम हर जगह ऐसा ही लिखेंगे, राइट? ऐसा लिखेंगे आगे, हर जगह हम ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या आपका? दैट विल बी इक्वल टू आपका फाइनल x माइनस 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम आपका t डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0, ये हो जाएगा आपका x बाई टी। उसी तरीके से अगर आप लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या आप लिख सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, ऐसे आप बहुत तरीके लिख सकते हो। दैट विल इक्वल टू माइनस डीसी बाई डी टी, है ना? माइनस क्यों लिख रहे हैं? यहां माइनस इसलिए लगा रहे हैं, ध्यान दो, माइनस हम अपने आप से लगाते हैं यहाँ पे हमेशा, यहां प्लस, प्रोडक्ट वाले केस में प्लस और यहां हमेशा माइनस, क्योंकि, है ना, जो आपका कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। वो क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है। जैसे इस केस में एक बार फाइनल में आपको समझा देता हूं फिर से, यहां आपने माइनस लगा रखा है, तो अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो? डीसी बाई डी टी को आप लिख सकते हो। यहां कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहा है? आपका कंसंट्रेशन आप ए की, तो माइनस डीए बाई डी टी, इस तरह से आपने लिखा, है ना? फाइनल कंसंट्रेशन ए की कितनी है? फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस 2x, यहां लिखा आपने ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट
डिवाइडेड बाय आपका टी माइनस जीरो। आप यहां देखो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, आया आपका -2x/t आया। अब देखो ये माइनस में आ रहा था, अगर आप यहां माइनस आगे से खुद ना लगाते तो ये माइनस में आ रहा था। अब जो आपने आगे माइनस लगाया इसी की वजह से क्या हो जाएगा, फाइनली मल्टीप्लाई होकर 2x/t हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जब भी लिखेंगे रिएक्टेंट के केस में यहां माइनस आएगा, राइट। जब भी किसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, हमको ओवरऑल रेट को पॉजिटिव लाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि रेट को अपने को पॉजिटिव लाना है, पहली चीज। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यार पहले केस में तो दोनों x/t आया था और हमारा यहाँ एक x/t आ रहा है, दूसरा 2x/t आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो प्रोडक्शन का रेट है, जो प्रोडक्शन का रेट है ना, बी के प्रोडक्शन का रेट है वो क्या है, x/2 है, लेकिन जो इसके कंजम्पशन का रेट है वो डबल है, ये 2x/t आ रहा है। सिंपल सी बात है यार, अगर इसका रेट x/2 है और इसका रेट 2x/2 है, 2x/t है, यहाँ x/t है रेट और यहाँ रेट आपका 2x/t, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है वो डबल है, किसके, रेट ऑफ प्रोडक्शन से क्या है, डबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। डिसअपीयरेंस की रेट क्या हुई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, डबल है। यहाँ पे है 2x/t एज कंपेयर टू आपके अपीयरेंस की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसको बताना आपको। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। एक आपका क्या था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी था या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए था, है ना। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा, वो हमेशा आपका x/t के इक्वल होगा, हमेशा। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो x/t। ठीक है, आप यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x/t, यानी कि आप लिखोगे क्या, इस केस में आपका है dB/dt। ठीक है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2 -dC/dt। ठीक है, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, देख लो आप इसको एक बार। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा x/t के इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपका x/t के इक्वल आएगा, राइट। तो x/t आपका किसके इक्वल है, dB/dt के इक्वल है, dB/dt के इक्वल है। देखो यहाँ पे तो हमने यहाँ सॉरी dC/dt नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे dA/dt। ठीक है, यहाँ पे आपका x/t किसके इक्वल आया, आपके dB/dt के, क्योंकि dB/dt आपका किसके इक्वल आ रहा है, x/t के इक्वल आ रहा है। लेकिन आपका -dA/dt किसके इक्वल है, आपके 2x/t के इक्वल है। ठीक है, इस चीज को डोंट वरी, ये चीज अभी यहां से इतना क्लियर नहीं हो रही है, आई नो, इस चीज को हम तुरंत बात करेंगे अभी। ठीक है, अब इसको लिखो, फिर हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और आप इसको देखो, इसको यहां पे देखो। ठीक है, तो ओवरऑल आया क्या आपका, आया आपका dA/dt -dA/dt इज इक्वल टू क्या है, -dA/dt इज इक्वल टू आया आपका 2x/t आया, यह आया था आपका पहला। और दूसरा क्या आया आपका, दूसरा आया आपका dB/dt प्लस dB/dt, यहां पे आपका प्लस dB/dt इज इक्वल टू आया x/t, क्या है आपका x/t आया। ठीक है, अब अगर यहां से आपको x/t निकालना है, यहां से आपको x/t निकालना है, x/t निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू क्या, x/t इज इक्वल टू आएगा आपका, x/t इज इक्वल टू आएगा आपका 1/2, आप इसको इधर ले आओ, 1/2 -dA/dt। ठीक है, x/t इज इक्वल टू है आपका -dA/dt, x/t इज इक्वल टू दिस, x/t इज इक्वल टू दिस। और आपको मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा x/t के इक्वल होगा, हमेशा। तो आप यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हो, आप रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/2 इंटू -dA/dt प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, x/t के इक्वल, x/t इज इक्वल टू हाफ -dA/dt इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, इसके भी इक्वल हो सकता है आपका प्लस dB/dt हो सकता है। अब यहां से तो हमें ना पूरी इक्वेशन क्लियर नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही है कि भाई ये क्या है, मतलब ये ऐसे तो रैंडम हमको हर जगह निकालना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे लिए तो बहुत सरदर्द है। ठीक है, तो चलो एक बड़ा इक्वेशन लेके देख लेते हैं, है ना। मेरे लिए तो सरदर्द है भाई, ये मेरे से नहीं हो पाएगा कि ये कैसे हो रहा है, मतलब हर केस में हमको अलग अलग करना पड़ेगा और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमेशा अपने को करने के लिए। तो एक दूसरा केस ले लेते हैं, सिंपल सा एक दूसरा केस ले लेते हैं। ठीक है, चलो
इस बार लेकिन समझने की कोशिश करिएगा इस बार, क्योंकि हमारा अल्टीमेट केस होने वाला है। हमने सपोज ले लिया हमारे पास है 2a gives 3b, ऐसा करके है, ठीक है। तो सही समझिएगा, मान लो हमने t इज इक्वल टू 0 पे, इसका कंसंट्रेशन था a0, इसका कंसंट्रेशन 0, t इज इक्वल टू t पे, यहां से सपोज 2 मोल निकला अपना 2x निकला, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। यहां से आपका 2x निकला है ना, और यहां पे आपका 3x बनेगा, बहुत ऑब्वियस है। 2x से क्या बनेगा आपका 3x बनेगा, 2x मोल निकला, यहां पे आपका 3x बनेगा, राइट। तो अगर आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, आप इसको ROD लिख लो शॉर्टकट में, ROD ऑफ ए, ROD ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बहुत बार इसको कर लिया dA by dt, और चूंकि ये रिएक्टेंट है, चूंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन फाइनल टच दे रहा हूं, डिस्कशन को देखना ध्यान से, है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप निकाल रहे हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप निकाल रहे हो dA by dt, चूंकि रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए यहां नेगेटिव लगाते हैं और हमेशा लगाते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप हमेशा ऐसा आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां से करके देख लीजिए, यहां से करके देखेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन कितना आपका a0 माइनस 2x, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आपका a0 डिवाइडेड बाय आपका फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम है 0, यहां पे आप करोगे तो आएगा आपका माइनस a0 से a0 कैंसिल, आएगा आपका माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आएगा आपका 2x बाय t, आएगा क्या आएगा आपका 2x बाय t, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया आपका ROD ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू आया माइनस dA by dt, ये हमेशा इसके इक्वल होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू dA by dt इज इक्वल टू आया आपका 2x by t, क्या है आपका 2x by t, ठीक है, ये आ जाएगा। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ले सकते हो, अपीयरेंस ROA, इसको शॉर्टकट में ले लेते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, आप इसको क्या लिखोगे, इसको पॉजिटिव लिखोगे dB by dt, आपको मालूम है, इसको पॉजिटिव लिखोगे, कंसंट्रेशन आपका dB का, फाइनल कंसंट्रेशन क्योंकि आपका 3x है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.t इज इक्वल टू आएगा 3x by t, ये आ गया, ठीक है। तो देखो फिर से ऐसा आया आपका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आया आपका 2x by t, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आया आपका 3x by 2, 3x by t आया, यहाँ 2x by t और यहाँ पे, तो देखो सीधी सी बात है कि रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू होगा माइनस dA by dt, है ना, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आपका होगा dB by dt के, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन वो इक्वल हमेशा किसके होगा, आपको अच्छे से पता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होगा x by t के, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा x by t के, क्योंकि ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा x by t के। अब अगर आप x by t यहां से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, आपको दो एक्सप्रेशन मिला है, एक मिला है आपको यहां से मिला है आपको dA by dt इज इक्वल टू 2x by t, यहां से आपका x by t किसके इक्वल आ जाएगा 1 by 2 इंटू माइनस dA by dt, यहां से आ जाएगा आपको 1 by 2 माइनस dA by dt इक्वल टू x by t आ जाएगा, बहुत ऑब्वियस है। अगर आप x by t लिखना चाहो, यहां से आप x by t लिखना चाहो तो आपका क्या होगा, यहां 2 आके नीचे डिवाइड होगा 1 by 2 है ना, इंटू माइनस dA by dt इज इक्वल टू आपका x by t, तो x by t की जगह आप लिखना चाह रहे हो तो आपका आएगा 1 by 2 इंटू माइनस dA by dt आ जाएगा यहां पे, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। x by t और किसके इक्वल हो सकता है, x by t इक्वल टू, यहां से देखो अगर आप अपीयरेंस के टर्म में देखो तो क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि dB by dt इक्वल टू क्या आ रहा है आपका इस केस में, प्लस dB by dt इक्वल टू आया आपका 3x by t, यहां से आप x by t कितना लिख सकते हो आप 1 by 3 dB by dt लिख सकते हो, तो हो जाएगा आपका एक स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 1 by 3 dB by dt आ जाएगा आपका, प्लस dB by dt आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप बताओ, ऑब्जर्वेशन बताओ यहाँ पे
कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ रहा है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल हो रहा है आपका, 1 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। यहां पे आपका 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए ही तो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए है 2, 1/2, 1 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इनटू ये आपका क्या है माइनस डीए बाई डी टी, क्या है माइनस डीए बाई डी टी है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू आया 1/3, 3 क्या है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, आसान है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर मैथमेटिकल है। ठीक है, तो जिसकी थोड़ी भी मैथमेटिक्स इधर उधर है, जिसको डिफरेंशियल इंटीग्रल इन सब में थोड़ी भी दिक्कत होती है, तो उसको थोड़ा मोड़ा हमको सामना ना प्रॉब्लम का सामना करने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है हमारी, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, जो हमारा लास्ट रिएक्शन था उससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली, हमारा लास्ट रिएक्शन था वो क्या था हमारा 2a gives 3b था, वहां से हमें मिला था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके इक्वल था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके इक्वल था आपका, वो था आपका माइनस डीए बाई डी टी के इक्वल, माइनस बाई डीए बाई डी टी के इक्वल था, राइट। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी किसके इक्वल था, क्योंकि ए बन रहा है, वो था आपका प्लस डीबी बाई डी टी के इक्वल था। ठीक है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, दैट इज इक्वल टू आपका 1/2 इंटू माइनस डीए बाई डी टी प्लस, अरे प्लस कह रहा हूं, इज इक्वल टू 1/3 प्लस डीबी बाई डी टी। ठीक है, तो आपको यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये आपका 2 क्या है, 1/2 क्या है, 2 आपका है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, और यहां 3 क्या है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, और ये आपका डीए बाई डी टी क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो आप जनरल रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हो, आप जनरल रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, अगर आप जनरल रिएक्शन के लिए लिखना चाहो, क्योंकि लिखना जरूरी है, हर बार हम इतना डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, जनरल रिएक्शन के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट काम आएगा आपको। जनरल रिएक्शन के लिए अगर आप लिख रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल हमारा जनरल रिएक्शन है ए गिव्स बी बी, इस तरह का हमारा जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए रेट ऑफ है ना डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू डीए बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा माइनस डीए बाई डी टी, क्योंकि ये टेंट है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा आपका प्लस डीबी बाई डी टी। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू x by t is equal to stoichiometric coefficient of A, 1 by stoichiometric coefficient of A, 1 by A, है ना, इंटू आपका क्या आएगा माइनस डी ए बाई डी टी, है ना, इंटू आप इधर लिख लो सीधा सीधा, इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यानी कि आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 by a, है ना, इंटू माइनस डी ए बाई डी टी। अब डायरेक्टली आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो 1 by a इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1 by b डी बी बाई डी टी। और जनरलाइज कर दो इसको, अगर और जनरलाइज करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, और जनरलाइज करना चाहे एक बड़ी रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी बी, ऐसा करके हमारे पास गिव्स सी सी प्लस डी डी, ऐसा हमारा रिएक्शन। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो 1 by a, 1 by स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू माइनस डी ए बाई डी टी,
ये रिएक्टेंट है आपका, ये भी आपका रिएक्टेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/b इंटू रिएक्टेंट आपका क्या है यहाँ पे माइनस dB/dt इज इक्वल टू 1/c। अब ये प्रोडक्ट है तो इसमें नेगेटिव ना करके पॉजिटिव आएगा, तो आएगा आपका dC/dt प्लस और आएगा आपका 1/d है ना इंटू प्लस dd/dt, ठीक है 1/d है ये, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए एज इट इज ऐसे, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, इसको आप नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, इज फॉर्मूले वगैरह हमारे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे टर्म्स आते हैं तो थोड़ा बहुत होता है इधर उधर का, लेकिन विद टाइम हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। चलो इसको हमने नोट कर लिया। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ना, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। हमारे पास जैसे एक रिएक्शन है 2A gives 3B + C, ऐसा करके एक रिएक्शन है, ठीक है। अब A के लिए क्या लिखो, बिल्कुल एकदम जनरल इक्वेशन समझ के रखो। A के लिए आप क्या लिख सकते हो, A के लिए A क्या हो रहा है आपका रिएक्टेंट है, A के लिए आप लिखोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखोगे। A क्योंकि आपका डिसअपीयर होगा तो A के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दैट विल बी इक्वल टू dA/dt माइनस dA/dt, क्योंकि माइनस साइन लगाना कंपलसरी है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस dA/dt, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, B के लिए क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस दैट विल बी इक्वल टू आपका dB/dt। क्या आ जाएगा आपका dB/dt आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस विल बी इक्वल टू dB/dt आ जाएगा आपका, ठीक है। और रेट ऑफ, ये पॉजिटिव में आएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन अपीयरेंस आप लिखोगे किसके लिए, सी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विल बी इक्वल टू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विल बी इक्वल टू आपका प्लस dC/dt। ये तो सीधा सीधा आपका है ना, जो आपका डिसअपीयरेंस निकालना है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्यों घट रहा है, और अपीयरेंस निकालना तो आपको प्लस साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से मालूम है, 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए 1/2 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपका क्या हो जाएगा माइनस dA/dt, इसके इक्वल हो जाएगा। और आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा किसके 1/3, क्योंकि 3 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, दैट विल बी इक्वल टू आपका dB/dt इज इक्वल टू आपका 1/1 यानी कि 1 सिंपल dC/dt। आसान है, ठीक है। एक ऐसे और रिएक्शन है हमारे पास, सपोज हमारे पास इस तरह का कोई रिएक्शन है, 2A gives B + ½ C, ऐसा करके हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। तो ध्यान दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहां कोई रोल नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहां कोई रोल नहीं, ठीक है। रोल है डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन में, राइट। जैसे मान लो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा आपका माइनस dA/dt हो जाएगा, माइनस dA/dt हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा आपका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल रहे हो, बी आपका प्रोडक्ट है तो dB/dt हो जाएगा। ये प्लस माइनस में अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, ये हो जाएगा आपका प्लस dB/dt हो जाएगा। और आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है ना, शॉर्टकट में लिखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका
प्लस डीसी बाई dt आ जाएगा, प्लस डीसी बाई dt आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप ओवरऑल रेट लिखो तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप इसके टर्म्स में लिखो तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ ए 2, 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ ए क्या आएगा आपका 2 माइनस डीए बाई dt, माइनस डीए बाई dt आ जाएगा आपका इनटू माइनस डीए बाई dt, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, इज इक्वल टू अगर आप डी के टर्म में लिखो तो अपॉन 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ बी दैट इज 1, उसका कोई सेंस नहीं बनता, इज इक्वल टू आपका dv बाई dt, ये प्लस dv बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ c, अब कोफिशिएंट ऑफ c है आपका 1 बाई 2, तो 1 अपॉन 1 बाई 2 विल बी व्हाट 2, देखो 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन 1 बाई 2, और 1 बाई 2 आपका रेसिप्रोकेट हो गया फिर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 बाई 2 विल बी 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 dc बाई dt, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख रहे, आप इनमें आपस में भी रिलेशन बता रहे हो, इनमें आप आपस में भी रिलेशन बता रहे हो। अगर आपसे पूछा जाता कि dA बाई dt और dC बाई dt में क्या रिलेशन है, तो आप देखो इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, आप इसको और इसको इक्वल कर सकते हो आप और रिलेशन बता सकते हो। आपसे पूछा जाता B और C में क्या रिलेशन है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो अगर इनमें रिलेशन पूछा जाए तो। अब इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारा आया था आपका AIEEE 2008 में, AIEEE हुआ करती थी तब, JEE मेंस AIEEE हुआ करती थी। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, AIEEE 2008 में आया था, कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। पूछा था आपका हाफ ए गिव्स 2b बना रहा है, हाफ ए मिला के आपका क्या बना रहा है 2b बना रहा है, हाफ ए आपका क्या बना रहा है 2b बना रहा है। आपसे पूछ रहा है ना, हाफ ए गिव्स 2b, आपसे पूछ रहा था रिलेशन पूछ रहा था किसके किसके बीच का, माइनस डीए बाई dt और प्लस dv बाई dt के बीच का रिलेशन पूछ रहा था। इनमें क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहा था, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस है, माइनस डीए बाई dt क्या है, माइनस डीए बाई dt क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन लगाते हैं, आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और प्लस dv बाई dt था, प्लस dv बाई dt क्या होता है आपका, प्लस dv बाई dt होता है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के बीच रिलेशन पूछ रहा है। मैंने बोला था इनको तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन रिलेशन के लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, है ना, 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ ए, 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ ए कैसे हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2, रेसिप्रोकेट हो गया आपका 2 आ जाएगा, तो इट विल बी 2 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डीए बाई dt, ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बी 1 बाई आपका जाएगा प्लस dv बाई dt। अब दोनों के बीच रिलेशन आ गया, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इसको मारो गोली, है ना, इसको मारो गोली, उसका तो क्या ही करना है। अब इसको आप इधर ले आओ, 2 को आप इधर ले आओ तो क्या जाएगा आपका माइनस डीए बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस dv बाई dt, ये आ जाएगा आपका सिंपल, ठीक है। तो यहां से आप बहुत आसानी से, अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी दिया होता तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल पाते, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए दिया होता तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया होता तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल पाते, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना, ये आपको पूछा था AIPMT 2009 में पूछा था, AIPMT 2009 में पूछा था, AIPMT 2009 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा था, दिया हुआ था N2 plus 3s2 gives 2ns3, ऐसा था, ठीक है। दिया क्या हुआ था आपसे, N2 plus 3s2 gives 2ns3 दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था आपको माइनस डी एन टू बाई dt दिया हुआ था।
माइनस डी इंटू बाई डी टी क्या बताता है आपको? माइनस डी इंटू बाई डी टी बताता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बताता है, ये बताता है आपको। ये दिया हुआ था आपसे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 दिया हुआ था। आपसे पूछ क्या रहा था उसको देखिए, आपसे पूछ रहा था माइनस डी एच टू बाई डी टी बोल रहा था, यानी आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बोल रहा था। मैंने हमेशा बताया जब भी आपको इनके आपस का रिलेशन बताना हो आप क्या लिखो? रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, है ना? क्या लिखो आप? रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा आपका? इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी? मैं वैल्यू भी एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको। 2 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ था, होपफुली यही था वैल्यू। ठीक है, क्या करना है वैसे तो हमको बस आ जाना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ N2। कोएफिशिएंट ऑफ N2 क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ N2 है आपका 1, तो 1 अपॉन 1 विल बी 1 माइनस आपका आएगा dN2 बाई dt। 1 अपॉन 1 आप चाहो तो यहां लिख लो, जरूरत नहीं उसकी। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ H2, कोएफिशिएंट ऑफ H2, कोएफिशिएंट ऑफ H2 क्या आपका 1/3, तो सॉरी 3, तो यहां आएगा 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ H2 3, 1/3 माइनस आएगा आपका dH2 बाई dt आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? माइनस dH2 बाई dt आ जाएगा। ऐसा इज इक्वल टू आप चाहो तो यहां लिख सकते हो आप 1/2 dNS3 बाई dt। ये 2 क्या आपका? कोएफिशिएंट ऑफ 2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ NS3 है, लेकिन NS3 की यहां जरूरत नहीं है, हमको रिलेशन केवल किसके बीच चाहिए? इसके बीच चाहिए। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, तो इनके बीच रिलेशन चाहिए। ओवरऑल आया क्या? ओवरऑल हमारा आ गया, देखो यहां पे ओवरऑल हमारा हो जाएगा, यहां से देखो माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू 1/3 माइनस dH2 बाई, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस dH2 बाई dt, ऐसा है। ठीक है, आप यहां से माइनस dH2 बाई dt लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? ये 1/3 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस dN2 बाई dt आ जाएगा आपका, माइनस dN2 बाई dt आ जाएगा। और माइनस dN2 बाई dt की वैल्यू दी हुई है आपको, यहां पे दी हुई है 2 into 10 to the power minus 4, 3 into 2 into 10 to the power minus 4, that will be equal to 6 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. It is as simple as that. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, आई नो टाइम हो गया, एक बार फिर से टाइम देख लेता हूं मैं, टाइम तो काफी हो गया, बस एक लास्ट क्वेश्चन है ना, आई नो। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि इसमें स्टार्टिंग में टर्म्स ऐसे हैं कि शुरुआत में अपीयरेंस 50 तरह की चीजें आती हैं, तो हमें लगता है कि यार ये क्या क्या पूछ रहा है, तो कई बार हमें लगता है कि इसलिए हमको इस पे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस हमको दिया है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन है हमारी ऐसे। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ था? इसमें दिया हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है, आपको दिया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल x मोल पर लीटर पर सेकंड कर लेते हैं, x मोल पर लीटर, एक्चुअली 2.5 मोल, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसा दिया हुआ है सपोज। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ क्या क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे, पहला पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 पूछ रहा है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछ रहा है। आपसे दो चीजें पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 पूछ रहा है, डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 क्या होगा आपका? दैट विल बी इक्वल टू, चूंकि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए आएगा माइनस डी, यहां पे आएगा आपका O2 बाई dt। आपको ये निकालना है, पहले केस में आपको ये निकालना है, इस केस में आपको निकालना है प्लस dSO3 बाई dt। आपको मैंने पहले बताया था फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस इन सबका कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन का है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है ना, इसके टर्म में देखो आएगा आपका क्या,
1/2 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ है ना SO2 1/2 आपका आया माइनस डी SO2 बाई dt ऐसा आएगा इज इक्वल टू 1/1 का कोई मतलब नहीं है, यहां पे आएगा आपका माइनस DO2 बाई dt इज इक्वल टू आएगा आपका। अगर आप SO3 के टर्म में देखो तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2 DSO3 बाई dt ऐसा आ जाएगा, ठीक है 1/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना, अगर ये निकालना है आपको दिया क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डायरेक्ट ये है ना, तो माइनस DO2 बाई dt आपका किसके इक्वल है, ए पोर्शन आपका सॉल्व हो रहा है फर्स्ट पोर्शन, माइनस DO2 बाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, और रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना दिया है 2.5 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा राइट। और आपका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 ठीक है, वो किसके इक्वल है प्लस डी SO3 बाई dt के, तो आप इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर कर लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका हाफ प्लस DSO3 बाई dt, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये वाली वैल्यू है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा DSO3 बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन यानी 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा आपका, याद आएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी आपके शायद ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होके आपका जेईई मेंस ऑनलाइन 2014 में आया था, 2014 आपका जब जेईई मेंस एक बार ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन भी होता था ऑफलाइन भी होता था, तो ऑनलाइन वाले में ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली, इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया था राइट। तो मेरे हिसाब से ये काफी आसान लगा होगा, अभी इसको और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छे से जाके पढ़िए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है गाइस, टेक केयर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, टाटा बाय बाय।